हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजे नीट में। आज के इस 40 डेज के हमारे किल शॉट प्रोग्राम में हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। मतलब अभी तक हमने जो सीखा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा, डिफरेंशिएशन और सारी चीज़ें जो फंक्शंस के रिलेटेड जो कैलकुलस में अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ी है, उसको फाइनली अब हम इस चैप्टर पे आके देखने वाले हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और जो हमारा ये कंसेप्ट है उसी को थोड़ा और एक्सटेंड करता है ये हमारा चैप्टर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। तो बिना किसी डिले के आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में सबसे पहले हम समझेंगे कि कर्व का ये एरिया का फॉर्मूला, ये कंसेप्ट है क्या। जैसा हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते वक्त एरिया मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस समझा था, वहां पे हमने देखा था ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। वही कंसेप्ट को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं स्टूडेंट्स। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ कंटीन्यूअस कर्व, फॉर एग्जांपल यू हैव अ कंटीन्यूअस कर्व और वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है अंडर अ बाउंडेड रीजन, ऑब्वियसली आपका एक्स एक्सिस होगा, कहीं ना कहीं वाई एक्सिस होगा, कुछ पॉइंट्स होंगे, तो एक रीजन क्रिएट होगा, एक बाउंडेड रीजन क्रिएट होगा, एक बंद सा एक रेन, एक पूरा ओवरऑल एरिया क्रिएट होगा। उस रीजन के एरिया को निकालने के लिए हम यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट एज इन एरिया अंडर द कर्व। चलिए तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कुछ तरीके हैं, कुछ अलग अलग अप्रोचेस हैं इसमें, यानी कुछ अलग अलग वेरिएशंस हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि एरिया अंडर द कर्व कैसे निकाला या सोचा जाता है। तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहली बात, द एरिया ऑफ द रीजन शोन इन द फॉलोइंग फिगर, सो दैट्स योर फिगर, बाउंडेड बाय दिस कर्व। सो एक कर्व है जिससे वो बाउंड कर रहा है, ये एफ ऑफ एक्स हमारा कर्व है। और आप अगर इसको अल्फा से बीटा तक लेना चाह रहे हो, मतलब अल्फा से बीटा मतलब इस पूरे रीजन का एरिया आप चाह रहे हो निकालना, तो आप कहते हो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा तक, एक्स एक्सिस पे जो वो पॉइंट्स हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा, इस तरीके से हम निकालते हैं इस रीजन का एरिया, है ना। सिमिलरली अगर यही बात को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, मतलब सोच के देखो स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा कर्व था वो एक्स एक्सिस के ऊपर था, अगर ये कर्व एक्स एक्सिस के नीचे आ जाता है, तो जैसे ही एक्स एक्सिस के नीचे आएगा हमें इंश्योर करना पड़ेगा जब आप एरिया आप निकालेंगे ना तो नेगेटिव आएगा, बाय डेफिनेशन, बाय मैथमेटिकली वो एरिया नेगेटिव आएगा। तो आपको उसे पॉजिटिव रखना पड़ेगा क्योंकि एरिया हमारी एक नॉर्मल सी स्केलर सी क्वांटिटी है और इस क्वांटिटी के लिए हमें एरिया हमेशा पॉजिटिव यानी न्यूमेरिकली इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही हम लेंगे। यानी मैं कहूंगा कि अगर एरिया मतलब जो कर्व है, अगर वो एफ ऑफ एक्स जो है हमारा एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब वो एक्सिस के नेगेटिव साइड पर है, तो हम बोलेंगे कि सर उस केस में एरिया नेगेटिव आएगा। तो आप उसको पॉजिटिव बना के रखिए, आप कुछ मत करिए, उसके ऊपर मॉड लगा दीजिए। सेम कंसेप्ट, अल्फा से बीटा तक आपको एरिया चाहिए, एफ ऑफ एक्स आपका कर्व है, वही सेम बात है। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा तक, बस छोटा सा चेंज, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है यानी एरिया नेगेटिव आएगा, उसे हम पॉजिटिव बनाए रखने के लिए मॉड लगा देंगे। बड़ी सिंपल सी बातें हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। नॉट जस्ट दैट, अगर ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख लिया जाए, मतलब वो वाई एक्सिस पे इसको शिफ्ट कर दे, मतलब मान लो ये आपका कर्व है ना, और इस कर्व का ये कुछ ऐसा सा जा रहा है कर्वेचर, और वो चाह रहा है कि सर ऐसे में निकाल के बताओ, आप हमें बताओ यहां से यहां तक का एरिया, मतलब अब, और ये वाई एक्सिस पे लेट्स से ये है अल्फा और ये है बीटा, तो अब आपसे ये वाला रीजन का एरिया पूछा जा रहा है, राइट। तो अब आपका कर्व तो जो है, लेकिन इस बार जो नीचे वाला जो बाउंड करने वाला एक और जो एंगल है, यानी एक और जो लाइन है, एंगल नहीं, एक और जो हमारा कर्व है, यानी रादर आई वुड से स्ट्रेट लाइन जो है जो उसको बाउंड कर रही है, एक तो अल्फा वाली और एक बीटा वाली है, तो ये अब एक्स की वैल्यूज नहीं है, अब ये वाई की वैल्यूज हैं, क्योंकि ये y इज इक्वल्स टू अल्फा है स्टूडेंट्स और ये y इज इक्वल्स टू बीटा है। अभी तक वो अल्फा और बीटा एक्स एक्सिस पे हुआ करते थे, वो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। तो जो बाउंड कर रहा है ना, अब वो y एक्सिस और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल दो लाइन से बाउंड कर रही हैं। तो इस बार कैसे सोचेंगे, सेम थॉट है, बस छोटा सा चेंज स्टूडेंट्स कि अभी तक हम फंक्शन को x की टर्म्स में एक्सप्रेस किया करते थे, अब हम फंक्शन को यानी x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बार जो आपकी लिमिट्स होंगी वो होंगी y एक्सिस पर रखे हुए दोनों वैल्यूज। तो इस बार भी सेम तरीका, बस चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी और उस तरीके से आप आंसर निकाल लेंगे। बशर्ते सेम बात वापस याद रखिए, अगर वो कर्व y एक्सिस के नेगेटिव साइड पे गया यानी x एक्सिस के नेगेटिव साइड पे यानी y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उस केस में आप जरूर मॉड लगाइए ताकि आपका एरिया नेगेटिव ना आए। और एनीवे मॉड लगाओ या ना लगाओ, एरिया नेगेटिव नहीं होता है, तो एरिया अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप उसे पॉजिटिव बना दीजिएगा। प्रॉब्लम यहाँ होगी, प्रॉब्लम यहाँ इसलिए होगी क्योंकि मान लो ये कर्व है हमारा, कुछ भी कर्व है ना, अब इस कर्व का ये वाले रीजन का एरिया पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, बट ये नेगेटिव आएगा। तो आपको इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? आप बोलोगे सर यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर लो, यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर लो और यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर लो, बट जब आप यहां इंटीग्रेट कर रहे हो ना तो इसके आगे मॉड लगा देना, क्योंकि वापस ही नेगेटिव हो जाएगा, वरना ये और ये कुछ सब्ट्रैक्ट होकर कुछ और ही आंसर ले आएंगे। अरे एरिया क्या होता है, समथिंग पॉजिटिव, मतलब ये और ये तीनों ऐड होने चाहिए ना, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू ऐड थोड़ी करेंगे आप। तो इस रीजन की पॉजिटिव वैल्यू ऐड करने के लिए मैं इस रीजन के आगे मॉड लगा दूंगा। तो पहले तो हम उस रीजन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और जहां जहां वो रीजन एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा होगा, यानी जहां जहां उस रीजन का एरिया नेगेटिव हो रहा होगा ज्योमेट्रिकली या मैथमेटिकली, तो उस केस में हम उसके आगे मॉड लगा के उसे पॉजिटिव बना लेंगे। चलिए
विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ी और चीजें समझते हैं। ये कह रहा है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, बड़ी आसान सी बात है स्टूडेंट्स। अभी तक जो हमारा लोअर कर्व हुआ करता था वो होता था एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। तो अभी तक हम सेकंड जो लोअर कर्व है उसे सबट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन वो 0 था तो सबट्रैक्ट होता दिख नहीं रहा था। लेकिन अगर सोचो, अगर आपको दो कर्व्स के बीच का एरिया दे दिया जाए, मतलब बोलता है सर gx आपका अपर कर्व है, fx आपका लोअर कर्व है ना, और ये दो पॉइंट्स हैं अल्फा से बीटा यानी a से b, तो इस रीजन का एरिया अगर आपको निकालना है तो आप कुछ मत करिए, आप अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटीग्रेट कर दीजिए ए से बी तक, और ये आपका आंसर होगा, मतलब ये इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया होगा। इस तरीके से भी आप आसानी से चीज़ें सोच सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें बहुत स्मूथली समझ आई। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट्स, तो इसके बाद एरिया ऑफ द रीजन शोन इन द फॉलोइंग फिगर, तो इस केस में क्या करना होगा स्टूडेंट्स, पहले तो एफ ऑफ एक्स के नीचे का एरिया निकालना है, फिर जी ऑफ एक्स के नीचे का एरिया निकालना है, लेकिन इनके बीच में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ये, तो पहले आप निकालेंगे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को इक्वल रखे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है जिसे मैं कह रहा हूँ सी। तो अब आप इंटीग्रेट करेंगे क्या, ए से सी तक तो आप इंटीग्रेट करेंगे एफ ऑफ एक्स को, और सी से बी तक आप इंटीग्रेट करेंगे जी ऑफ एक्स को, और फिर फाइनली आप आंसर बताएंगे। आई होप आपको ये बातें सारी समझ आ रही हैं और चीज़ें स्मूथली क्लियर हो रही हैं। विद दैट अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, कुछ स्टैंडर्ड से कर्व्स हैं और इनको याद करवाने की आपको कोशिश की जा रही है, और जैसा हम शुरू से इस बात पे जोर देते आए हैं, याद मत करिए चीज़ें, रटना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, स्पेशली जब तक मैथमेटिक्स की बात है, जब सच में हालात बहुत बुरे ना हो तब तक तो प्लीज़ रटिए मत। तो मैं कहूँगा ये सारी चीज़ें आप निकाल लोगे, इतने सारे फॉर्मूले याद करना डज नॉट, फॉर्मूले नहीं है ये वैल्यूज़ हैं सीधी, वो बोल रहा है कि अगर ऐसा आ जाए तो ऐसा लिख दो, मैं कह रहा हूँ इसको फटाफट हम कर लेंगे, चिंता मत करो। तो ये सारी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये बेसिक्स हैं जो आपको पता होंगे। जैसे ये हमारा स्टैंडर्ड सा एलिप्स है ना, ये हमारा सर्कल, ये पैराबोला होता है, तो ये पैराबोला की ऑर्डिनेट क्या होती हैं, फोकस क्या होती है, इसका वर्टेक्स क्या होता है, ये सारी बातें तो ऑब्वियसली पता होनी चाहिए। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होने या कंसेप्ट याद रखने में कोई बुराई नहीं है, पर रटना इज ऑलवेज अ बैड आइडिया है ना। उसके बजाय अच्छा होगा आप समझ लें, और समझा हुआ आप हर बार फिगर आउट कर लें, और धीरे धीरे आपको वो चीज़ें प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएंगी, है ना। सो ये कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड सी जो वो कह रहा है, इन्हें मैं सीधे सीधे क्वेश्चंस के थ्रू करवा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट ऑल दैट। शुरुआत करते हैं हमारे फाइनली उस पार्ट की जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू ये सारे कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करेंगे, और मैं इंश्योर करूंगा कि आपको हर तरह की चीज़ इन एग्जाम्पल्स के थ्रू, इन क्वेश्चंस के थ्रू दिखा पाऊँ या सिखा पाऊँ। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले इस सेगमेंट की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हमारा प्रोटोकॉल जैसा हमारा यूजुअल तरीका है, आप वीडियो पॉज करेंगे और पहले खुद से ट्राई करेंगे। आई होप आपने इस क्वेश्चन को पहले खुद से समझा और ट्राई किया। अब हम इसे साथ में देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है f-1 से 2 तक डिफाइंड है, ठीक है सर, ये इसका डोमेन है, और 0 से इन्फिनिटी तक डिफाइंड है, मतलब वो उसका रेंज है या को डोमेन है। बी अ कंटिन्यूस फंक्शन, सबसे खुशी की बात यह है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, होना जरूरी है ना। फिर वो कह रहा है सच दैट f ऑफ x जो है वो f ऑफ 1 - x के इक्वल है। सर ये इन्फॉर्मेशन हम यूज कर लेंगे। इसके अलावा वो ये कह रहा है फॉर ऑल x, मतलब सारे ही x के लिए, है ना, पूरे डोमेन में। वो R1 एक एक्सप्रेशन डिफाइन कर रहा है जो कि है -1 से 2 x fx dx, ठीक है सर। और R2 क्या है स्टूडेंट्स, R2 को देखिएगा, R2 बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है। R2 के बारे में वो ये कह रहा है, सुनिएगा, R2 के बारे में बोल रहा है R2 इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू fx। तो fx का एक एरिया है, मतलब fx को हमको इंटीग्रेट करना होगा कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट्स, सर -1 से 2 तक। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपकी डिफाइंड होंगी 2n-1 और x एक्सिस। तो सीधा सीधा कहानी है कि R2 आपका ये है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है स्टूडेंट्स। अब ये आपका R2 है और ये आपका R1 है, और वो ओवरऑल आपसे R2 और R1 के बीच रिलेशन पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं सर, R1 भी लिख ही लेते हैं। व्हाट इज R1? R1 उन्होंने जो कहा है वो क्या है स्टूडेंट्स, सर R1 उनके अकॉर्डिंग है, ध्यान से सुनिएगा सर, R1 निकल के आ रहा है -1 से 2, और फिर क्या लिखा हुआ है x f ऑफ x। सर एक काम करते हैं छोटा सा कि हम वही प्रॉपर्टी वापस यूज कर लेते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स? क्या आपको लास्ट लेक्चर की डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज याद आ रही हैं? जैसे एक काफी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है जो बहुत काम आती है, याद करिए। अगर लिखा हुआ है a to b f ऑफ x dx, ये प्रॉपर्टी बड़ी मतलब भारी तादाद में, भारी मात्रा में अक्सर यूज होती है, तो इसे याद रखिएगा। इस प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज करूँ तो ये होता है a से b f ऑफ, मैं लिखूंगा a + b - x dx। इस प्रॉपर्टी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसे याद रखिएगा। और यही प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो देखो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है -1 + 2, यानी कितना हो जाएगा +1 - x। तो जहाँ भी x दिखेगा उसको मैं 1 - x से रिप्लेस करूँगा। तो R1 क्या बन जा रहा है स्टूडेंट्स? R1 बन जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, वही सेम लिमिट -1 से 2, लेकिन ये x को मैं लिखूंगा क्या, x को मैं लिखूंगा 1 - x, और इस f ऑफ x को भी क्या लिखूंगा, f ऑफ 1 - x dx। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं और यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और अगर R1 को थोड़ा और मैं डिफाइन करना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो R1 क्या बन जा रहा है देखिएगा, आई एम रियली सॉरी,
R1 जो आपका बन जा रहा है, मैं थोड़ा इसे यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। R1 को मैं रीडिफाइन करता हूँ स्टूडेंट्स। तो R1 को अगर मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो सबसे पहला तो एक छोटा सा काम मुझे दिख रहा है कि सर हमसे बोला गया था कि सर हर जगह f ऑफ1 माइनस एक्स के इक्वल है, तो इस f ऑफ 1 माइनस एक्स को मैं f ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। तो R1 को मैं लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं f ऑफ 1 माइनस एक्स को लिख ले रहा हूँ f ऑफ एक्स, है ना। तो ये हो जा रहा है -1 से 2 1 माइनस एक्स f ऑफ एक्स। आई होप आपको आंसर दिखना शुरू हो गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आपको क्लिक कर रहा है स्टूडेंट्स की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं बड़ी आसान सी बात कहना चाह रहा हूँ कि f ऑफ एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही f ऑफ एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो जो आपका R1 आएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, R1 जो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आएगा वो होगा -1 से 2। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, f ऑफ एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? ये हो गया f ऑफ एक्स dx, है ना। और इधर जब माइनस साइन के साथ ये वाली चीज़ ली, कौन सी चीज़ ली? जब आपने माइनस साइन के साथ x को मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा x एफ एक्स डी एक्स, है ना, वही सेम इंटीग्रेशन -1 से 2 x एफ एक्स डी एक्स। क्या आपको कुछ चीज़ें दिखना शुरू हुई स्टूडेंट्स जो मैं कहना चाह रहा हूँ? देखिए इनमें से कुछ चीज़ें रिजेंबल कर रही हैं उन चीज़ों से जो अभी तक हमने देखी हैं। जैसे क्या, आप देखो व्हाट वाज R1 वाज दिस, तो कहना से ये पूरा एक्सप्रेशन R1 से रिप्लेस हो सकता है। सो दिस इज योर R1 विच इज इक्वल टू, एंड दिस इज नथिंग बट वॉट, ये सर R2 है। आप ध्यान से देखो यही तो R2 था, -1 से 2 f ऑफ एक्स डी एक्स। तो क्या मैं इसे R2 से रिप्लेस कर सकता हूँ? तो R1 इज इक्वल टू R2 माइनस ये सेम आइडेंटिकल चीज़ R1, है ना। और अगर R1 को मैं इधर ले आता हूँ तो R1 प्लस R1 2R1, सो 2 टाइम्स R1 इज इक्वल टू R2। क्या आपको समझ आया? क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, एक्सेप्ट अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को वर्कआउट कर सकते हैं। तो 2 टाइम्स R1 R2 के इक्वल है, और इस बेसिस पे मैं कहूँगा सर ये ऑप्शन सी मार्क करना ही सबसे अच्छा आइडिया या तरीका होगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई और चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हैं। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ी और चीज़ें ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार सा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है, देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या लिख रहा है। वो लिख रहा है A1 बी द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है सर, ये एक पैराबोला का एरिया है लाइंग बिटवीन द वर्टेक्स एंड द लेटस रैक्टम। तो ठीक है सर, वर्टेक्स और लेटस रैक्टम, लेटस रैक्टम क्या होती है सर? हमारी वो लाइन जो फोकस से पास होती है। आई होप आपको अगर सिनेरियो समझना है तो मैं ये कहूँगा स्टूडेंट्स की ऐसा कुछ होगा, है ना। ये कौन सा पैराबोला है? y स्क्वायर इज 4ax, तो ये आपका पैराबोला है स्टूडेंट्स। और वर्टेक्स कहाँ होगी? वर्टेक्स यानी ओरिजिन, तो ओरिजिन पे आपकी वर्टेक्स होगी तो ये होगा 0,0। लेटेस्ट रैक्टम मतलब एक लाइन जो फोकस से पास होती है, तो मान लेते हैं ये है लेट्स से a,0। और एक और बात उसने कही है A2 बी द एरिया बिटवीन द लेटेस्ट रैक्टम इन द डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट यानी x इज 2 यानी y एक्सिस के पैरेलल एक और लाइन होगी, ये होगा 2a,0, है ना। तो ये आपकी जो लाइन है यहाँ पर, तो उसने बड़ी मज़ेदार सी दो चीज़ें बोली हैं आपसे जो A1 रीजन का एरिया बोला है स्टूडेंट्स। A1 रीजन का जो एरिया है, A1 रीजन क्या है? वर्टेक्स और लेटेस्ट रैक्टम के बीच का एरिया, मतलब ये जो ग्रीन शेडेड रीजन में बना रहा हूँ दैट्स योर A1। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, दिस इज योर A1, है ना, ये आपका A1 है। और दूसरा रीजन कौन सा बना रहा है स्टूडेंट्स? वो दूसरा रीजन बता रहा है आपको ये कि लेटेस्ट रैक्टम से डबल ऑर्डिनेट यानी 2a तक का ये वाला एरिया, मतलब ये जो रीजन है, वाइट वाला जो रीजन बना रहा हूँ, ये आपका है स्टूडेंट्स, ये है A2। क्या आपको ये बात पता है स्टूडेंट्स की A1 और A2 में एक बात और है कि ये आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है ऐसे ही एक्स एक्सिस के नीचे। मतलब अगर मुझे A1 का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इस वाले रीजन का, इस वाले कर्व का, इस वाले पार्ट का एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा 0 से a तक और उसका डबल कर दूंगा, वो A1 आ जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। तो अगर मैं A1 लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट्स तो मैं A1 क्या लिखूंगा वो समझिएगा। सर आप जैसे ही A1 लिखना चाह रहे हो तो A1 क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? याद करिए, A1 के लिए मैं लिखूंगा, ध्यान से सुनिए, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, पहले ऑब्वियसली डबल कर देंगे क्योंकि जितना ये रीजन है उतना ही आइडेंटिकल सिमेट्रिकल कॉन्ग्रुएंट ये रीजन है, तो डबल करके मैंने इसे लिखा 0 से a तक। और सर ये था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो आपका y कितना बनेगा? प्लस माइनस, लेकिन हम ऊपर वाला रीजन ले रहे हैं तो प्लस ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 अंडरूट a अंडरूट x, तो मैं x की पावर 1/2 dx लिख देता हूँ। ये आपका क्या रहा है स्टूडेंट्स? A1। इसे हम वर्कआउट कर लेंगे। A1 के अलावा A2 भी लगे हाथ लिख ही लेते हैं। अब A2 क्या होगा स्टूडेंट्स? सर जब आप A2 निकालेंगे तो A2 में भी आप इंटीग्रेट करेंगे। अब A2 में कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? सर डबल तो करनी है बट A से 2a तक करना है, तो A2 निकालते वक्त आप डबल तो करेंगे लेकिन A से 2a तक करेंगे। और सेम कर्व y स्क्वायर इज 4ax, तो वो हो जाएगा अंडरूट मतलब 2 अंडरूट a और x की पावर 1/2 dx। तो ये आपका ओवरऑल A2 बन जाने वाला है। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी चीज़ें हैं। अब वो फाइनली पूछ रहा है कि A1/A2 कितना है, तो सबसे पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाना है, वो तो हमें दिख ही रहा है। बस इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व करने में भी चीज़ें बहुत सिंपल हैं।
सेम इंटीग्रेशन इसका आएगा, उसका भी वही आएगा, बस लिमिट्स आपको बदलनी है। तो x टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो इसमें भी यही कांस्टेंट टर्म है, उसमें भी वही 2√a कांस्टेंट टर्म्स है, तो उनसे भी आंसर चेंज नहीं होना है, बस आंसर अफेक्ट करेगा x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन और ये लिमिट्स। तो x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होता है सर x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा x टू दी पावर 1/2 + 1, सो 1/2 + 1 होता है 3/2। आई होप आपको दिख रहा है, सो हो जा रहा है 3/2, और डिवीजन में जब आप 3/2 लिखेंगे तो हो जाएगा 2/3, है ना। और इसमें जब आप लिमिट्स पास करेंगे, तो कितनी होगी 0 से a। अच्छा, मैं बाकी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज दे डोंट मेक एनी सेंस। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लिख लो 2 × 2 4, तो हो जाएगा 4√a। ये वैल्यू किसकी आ रही है स्टूडेंट्स, ये आपका आ रहा है a1, है ना। मैं a1 को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कुछ नहीं करना है, बस a को यहाँ रखना है x की जगह, 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो जैसे ही आपने a रखा तो क्या बन जाएगा a1, वो सुनिएगा स्टूडेंट्स। अगर हम a1 फिगर आउट करने की कोशिश करें तो a1 फाइनली होगा, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, a1 फाइनली होगा 4√a, 4 × 2 कितना 8, तो हो जाएगा 8√a/3, है ना। मैं 4√a अलग ही रखता हूँ क्योंकि उधर भी वो मिलेगा, उसके कैंसिल कर देंगे ना, तो हो जाएगा 4√a और ये हो जाएगा 2/3, है ना। तो a1 आ रहा है स्टूडेंट्स 4 टाइम्स √a, और उधर मुझे एक और चीज़ दिख रही है 2/3, और एक छोटी चीज़ दिखेगी x टू द पावर 3/2, जो a रिप्लेस करने पे हो जाएगी a टू द पावर 3/2। आई होप आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है। और अगर अब हमने a1 निकाल लिया स्टूडेंट्स, तो फटाफट a2 भी फिगर आउट करते हैं। व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ a2, ज़रा ध्यान से सुनिए। a2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, a2 निकालने के लिए मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, सेम कहानी वापस, है ना। a2 के लिए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 4√a, तो आ ही जाना है, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वही x की पावर 3/2, यस 3/2, 1/2 + 1 इज 3/2, है ना, डिवाइडेड बाय 3/2, तो हो जाएगा 2/3। बट इस बार लिमिट्स जो होंगी वो होंगी 2a से a, तो ये थोड़ा सा पार्ट रखिए क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यूज़ रखनी है। तो ध्यान से सुनना क्लास, a2 में जब आप वैल्यूज़ रखेंगे तो ये 4√a तो एज इट इज़ बाहर ही रहने वाला है, अंदर क्या बचेगा देखो, पहले रखा 2a, बहुत ध्यान से सुनना, तो 2/3 भी बाहर ही रख देता हूँ मैं, 2/3 को भी अलग रख देता हूँ, तो 4√a और इसका 2/3 भी हम अलग रख देते हैं, तो 2/3 भी मैं अलग से रख दे रहा हूँ, जो कि ऑब्वियसली इस वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, है ना। आई होप आपको दिख रहा होगा। अब बचा क्या है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं, बच क्या रहा है देखो, जब 2a रखा तो ये बच जा रहा है 2a की पावर 3/2, और जब a रखा तो क्या बच जा रहा है a की पावर 3/2। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन है। अब जैसे ही आप निकालेंगे a2 और a1 का रेशो, तो आप क्या निकालना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, आप निकाल रहे हैं a1/a2। तो जब आप a1/a2 निकाल रहे हैं तो ये रहा a1। अब जब मैं निकालूंगा a1/a2, तो डू यू रियलाइज़ के साथ दो चीज़ें तो सॉर्टेड सी हैं कि ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट से कैंसिल हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है a1 में बच रहा है सर a टू द पावर 3/2, और a2 में बच रहा है सर 2a टू द पावर 3/2 माइनस a टू द पावर 3/2, तो ये बच रहा है, देखो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हो जा रहा है a टू द पावर 3/2 माइनस a टू द पावर 3/2, है ना। तो बच क्या रहा है 2 - 1, अरे 2a है और ये a है, मतलब 2a टू द पावर 3/2 माइनस a टू द पावर 3/2, तो बच क्या रहा है, ये बच रहा है a टू द पावर 3/2। आई होप आपको दिख रहा है। तो ये भी कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, ये भी बच रहा है a टू द पावर 3/2। आई होप मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से कह देता हूँ, ये है आई एम रियली सॉरी, इसमें एक छोटा सा करेक्शन है स्टूडेंट्स, वो 2 की पावर 3/2 भी आएगा। ये 2 टाइम्स नहीं है, 2 बाहर नहीं है, मैंने एक कन्फ्यूजन किया, ये 2 अंदर है, मतलब 2a की पावर 3/2 है, तो मैं 2 की पावर 3/2 अलग लिख देता हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 की पावर 3/2 माइनस 1 और a की पावर 3/2 कॉमन ले लेता हूँ। आई होप आपको दिख रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि a की पावर 3/2 और a की पावर 3/2 दोनों जगह दिख रही है, कॉमन लिया तो ये बच जा रहा है 2 माइनस 2 टू द पावर 3/2 माइनस 1। तो ये कुछ ऐसा सा बच रहा है। अब सर अगर मैं फाइनली सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल होता दिख रहा है, तो ये कुछ ऐसा सा बन रहा है, और आई थिंक 1/2 टू द पावर 3/2 माइनस 1, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, पर इसको लिखने का एक और तरीका है क्लास, कैसा, ध्यान से सुनिए। जो एक्सप्रेशन ऑप्शंस में हमें दिया जा रहा है उसे हम लिखेंगे 2 द पावर 3/2 मतलब क्या, 2 × 2 द पावर 1/2, है ना। तो न्यूमरेटर में है 1, डिनोमिनेटर में 2 द पावर 3/2 को मैं लिखूंगा 2√2 माइनस 1। आप चाहें तो इसे रैशनलाइज करिए, बट आई थिंक ऐसा कोई ऑप्शन मैच होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है क्योंकि अभी रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मैं इसको 2√2 + 1 से न्यूमरेटर में और 2√2 + 1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखो स्टूडेंट, जैसे ऐसा किया तो क्या बन रहा है, देखो ये हो जा रहा है a² - b², है ना। तो 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, 8 - 1 7। तो जो आपका आंसर आएगा फाइनली वो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिए, न्यूमरेटर में बचेगा 2√2 + 1 और डिनोमिनेटर में बचेगा 8 - 1 7। और ये किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, ये आई थिंक ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी करेक्टली।
डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? क्वेश्चन बहुत ट्रिकी या बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको बेसिक्स, अगर आपको कंसेप्ट बताएं तो आप बहुत ईजिली इसे फिगर आउट कर लेंगे, है ना। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको चीज़ें दी गई हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है। ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स एक बार खुद से। चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसे समझा। एक बार साथ में देखेंगे वो क्या कह रहा है, देखिए ज़रा ध्यान से। वो कह रहे हैं रेशो, वापस से आपसे रेशो पूछ रहा है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल्स टू cos x एंड y इज इक्वल्स टू cos 2x बिटवीन दिस एंड x एक्सिस। ठीक है सर, इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो एक काम करते हैं, हमें रेशो पूछा है ना, पहले y इज इक्वल्स टू cos x को इंटीग्रेट करते हैं। तो सर फटाफट करेंगे, पहले ये वाला पार्ट करें। तो cos x का इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में सर? x के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली, लेकिन लिमिट क्या रखेंगे सर? लिमिट रखेंगे 0 से π/3। ठीक है सर, जैसे ही इसे इंटीग्रेट किया तो हमें पता है cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो sin में आप वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स, sin x में आप वैल्यू रखेंगे कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/3। क्या हमें पता है sin π/3 कितना होता है? sin π/3 स्टूडेंट 60 डिग्री, और sin 60 कितना होता है? आई होप आपको ये सारी वैल्यूज याद है। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2 और sin 60 यानी 1/√3, है ना। हम रियली सॉरी, √3/2। तो ये √3/2 हो रहा है और ये sin 0 0 हो रहा है, तो फाइनली कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? ये हो जा रहा है √3/2, है ना। तो ये कहानी यहाँ पर होके आके रुक रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक चीज़ें हमने सही की। 0 से π/3 पूछा है, अब हम लेंगे cos 2x वाला, है ना। तो cos 2x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, आई होप आपको दिख रहा है कि ये क्लियरली क्या बनने वाला है। जब आप cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे, सेम वही कहानी, 0 से π/3 dx। तो इस बार क्या होगा स्टूडेंट, सोच के बताइए। सर cos 2x का इंटीग्रेशन सेम sin 2x होगा, बस एक छोटे से चेंज के साथ। इस बार sin 2x तो होगा सर, लेकिन इसके साथ आपको x के कोफिशिएंट 2 से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड भी करना होगा। सो ये आपका ओवरऑल बनेगा वापस वही कहानी 0 से π/3। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो अब जो बन रहा है वो बन रहा है सर 2π/3। क्या आपको दिख रहा है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये बन रहा है sin 2x, लेकिन x की जगह आपने π/3 रखा तो हो जा रहा है 2π/3, है ना। मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसा सा है, ध्यान से सुनिए। जो आपका अगला एक्सप्रेशन है वो है sin ऑफ 2π/3, और ऑब्वियसली sin 0 तो 0 हो जाएगा, और इस पूरे एक्सप्रेशन को आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 1/2 से। क्या मैं sin 2π/3 को π - π/3 लिख सकता हूँ? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं sin 2π/3 को लिखना चाह रहा हूँ sin ऑफ π - π/3। आई होप आपको दिख रहा है, फर्क कुछ नहीं पड़ा है, 3π - π यानी 2π/3 ही बच रहा है, लेकिन π - π/3 से हमारे उस जोन में आ गया जहाँ पे हमें वैल्यूज पता है। और अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो ये तो 1/2 है ही, और ये कितना बच रहा है स्टूडेंट्स? ये बच रहा है पाई की वजह से साइन रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो ये हो जा रहा है sin π/3। आई होप आपको फिर से दिख रही हैं चीज़ें, हमने वही ले आए हैं। देखो यहाँ भी क्या था, यहाँ भी आप sin π/3 से ही डील कर रहे थे, वहाँ भी sin π/3 से ही डील कर रहे हो, बस वहाँ पे 1/2 एक्स्ट्रा आ गया। क्या आपको ये समझ आ रही है बात? मतलब ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? ये हो जाएगी √3/4। क्या आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो वो वैल्यू थी आपकी √3/2 और ये है √3/4। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि क्या रेशो होगा? जल्दी बताओ स्टूडेंट्स। ये वैल्यू है √3/2, वो है √3/4। अब फटाफट रेशो निकालिए स्टूडेंट्स। आई होप ये आपको दिख रहा हो रहा है, √3/2 डिवाइडेड बाय √3/4, है ना। ये ऐसा कुछ हो रहा है, √3 से √3 कैंसिल, 4 न्यूमरेटर में जाएगा क्योंकि वो सबसे नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 4/2, और 4/2 कितना होगा? 2:1, यानी आप मार्क करेंगे ऑप्शन डी। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझ आ रहा है और बहुत इजीली आप सोच पा रहे हैं कि इसे कैसे वर्कआउट करना है। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें सोचेंगे स्टूडेंट्स, कुछ और चीज़ें हम निकालेंगे। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में पहले मैं आपको समझाऊं, मैं चाहूँगा पहले आप खुद से ट्राई करें, फिर हम इससे साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से देखा। चलो जल्दी से समझते हैं क्लास, वो क्या कह रहा है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 and b, ठीक है सर, इज दिस फॉर ऑल b ग्रेटर देन 1, और वो फाइनली एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है ये पूछ रहे हैं। सर एक काम करते हैं, पहले सोचते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है इंटीग्रेशन आप करिए सर एफ ऑफ एक्स का, आप एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करिए, और कहाँ से कहाँ तक करिए सर? 1 से लेके b तक। सो 1 से लेके b तक करिए, और ऑब्वियसली आप डी एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। और वो किसके इक्वल कह रहे हैं सर? अगर ये आप इक्वल करें तो ये इक्वल आ रहा है सर √b² + 1 माइनस √2। सो ये कुछ ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है सर, अच्छी बात है, ऐसा कुछ आ रहा है। क्या करेंगे सर, सोच के बताइए। मैं चाहूँगा यहाँ से आप खुद से ट्राई करें एक बार। क्या आपको क्लिक किया कि यहाँ पे अगर मैं लेबनीज़ रूल याद करूँ, लेबनीज़ रूल अप्लाई कर दूँ, तो फाइनली क्वेश्चन बहुत इजीली वर्कआउट किया जा सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बी के रिस्पेक्ट में। देखो जब बी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या करेंगे क्लास, पहले अपर लिमिट पास करेंगे तो हो जाएगा एफ ऑफ बी, है ना, हो जाएगा एफ ऑफ बी, और फिर बी का डिफरेंशिएशन बी के रिस्पेक्ट में 1,
फिर लोअर लिमिट पास करेंगे तो होगा माइनस एफ ऑफ 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरफ अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, चेन रूल लगाता हूँ, सो बी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, अगर मैंने शुरू किया डिफरेंशिएट करना तो पहले आ जाएगा 1/2, बी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस 1, और जैसे ही आप बी स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2b, तो ये हो जाने वाला है 2b, और 2 से 2 आपका कैंसिल और इसका डिफरेंशिएशन 0, तो कुछ कहानी ऐसी सी बनने वाली है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है ये पार्ट। तो ये हो रहा है सर एफ ऑफ बी, हमसे क्या पूछा जा रहा है सर, एफ ऑफ एक्स। सर सीधी सीधी बात है, अगर एफ ऑफ बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा सर, एफ ऑफ एक्स होगा एक्स अपॉन अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑब्वियसली बी एक वेरिएबल है, तो अगर एफ ऑफ बी बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 1 है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा एक्स अपॉन अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने कौन सा रूल यूज़ किया स्टूडेंट्स, हमने लेबनीज रूल यूज़ किया। क्या आपको याद आ रहा है लेबनीज रूल, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। जैसे हमने सीखा है एक फंक्शन है जिसकी लिमिट्स हैं एच ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स, और वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। बेसिकली आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो, बट इसको मान लो कोई कहता है आपसे डिफरेंशिएट करने को, तो लेबनीज जी ने कहा है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट डायरेक्टली मत करो। मतलब ऐसा मत कहना कि सर डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसे आप नहीं कर सकते। फिर कैसे करेंगे सर, आप ऐसे करेंगे कि पहले अपर लिमिट फंक्शन को पास करेंगे एज एन इनपुट, तो आप लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। फिर सर आप अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जी डैश एक्स। फिर आप लगाएंगे माइनस साइन, अब आप लोअर लिमिट फंक्शन को पास करेंगे एज एन इनपुट, तो हो जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। और फिर आप लोअर लिमिट का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा h डैश x। तो इस तरीके से ये रूल अप्लाई होता है जो कि हमने यहाँ पर लिखा। जब हमने इसको b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो अपर लिमिट पास की तो f ऑफ b का डिफरेंशिएशन b के रिस्पेक्ट में 1। सिमिलरली जब 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो f ऑफ 1 इंटू 0 विल बी नथिंग, तो फाइनली f ऑफ b बचेगा। इस तरफ b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बना, और फाइनली जब f b इतना है तो f ऑफ x भी लिखा जा सकता है। वही कहानी हमने यहाँ पर सोची है। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है जल्दी से पढ़िए और हम साथ में इसे देखेंगे। आई होप आपने क्वेश्चन खुद से समझा। क्वेश्चन में क्या लिखा है क्लास, इफ द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 8 डिवाइड्स द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 2 to 4 into 2 इक्वल पाथ्स, देन a इज इक्वल टू व्हाट। क्या आपको क्वेश्चन समझ आया? वो ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि अगर इस रीजन का एरिया a से आप निकालें, a से निकालें, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका क्या मतलब है सर, इसका यह मतलब है कि 2 से 4 का जो इसका एरिया है, 2 से 4 का एरिया निकाल ही लेते हैं फटाफट। सर 2 से 4 तक का जो एरिया है ना, वो कितना होगा सर, 1 प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर। यह आपका ओवरऑल आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा जो आपको एरिया अंडर द रीजन देगा। मैं यहाँ से ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि इसका जो हाफ है, चलो इसको पहले निकाल लेते हैं फिर इसका हाफ करेंगे। ये कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, ये आ रहा है 2 से 4। क्या मैं इसका इंटीग्रेशन फटाफट कर सकता हूँ? जैसे मैं x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन करूँ तो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स x, तो मैं सीधे सीधे इंटीग्रेशन लिखना चाह रहा हूँ। मैं जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो कितना हो जाएगा, देखो 1 का इंटीग्रेशन x तो ये हो जाएगा x प्लस लिखना गड़बड़ है क्योंकि x की पावर ऊपर आएगी तो -2 है ना, -2 -1 प्लस 1 यानी -1 है ना, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 8। क्या आपको समझ आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये है x टू द पावर -2 न्यूमरेटर में। अब अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो हम क्या करते हैं क्लास, x टू द पावर -2 -1 यानी x टू द पावर -1 अपॉन -1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -8, और ये कितना हो जाएगा x टू द पावर -1 जिसे मैं लिखूंगा 1 अपॉन x है ना, तो हो जाएगा -8 अपॉन x, जिसे मैं थोड़ा सा प्रॉपरली लिख देता हूँ। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -8 अपॉन एक्स। आई होप इसको लेकर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमने कुछ नहीं किया, बस x की पावर 2 को ऊपर लिखेगा, x टू द पावर -2 प्लस 1 यानी वो कितना हो जाएगा -1। तो x टू द पावर -1 के कारण डिनोमिनेटर में आ रहा है और डिनोमिनेटर में -1 मिल रहा है, तो वो -1 की वजह से 8 हो जा रहा है, -8। और लिमिट्स क्या है स्टूडेंट्स, लिमिट्स हैं 2 to 4। अब जैसे ही आप 4 रखेंगे अपर लिमिट तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, याद करिए 4 रखने से x की वैल्यू 4, 8/4 कितना होता है, 8/4 होता है 2, तो ये हो जाएगा 2 है ना। सब ट्रैक करेंगे, अब आप 2 रखेंगे तो x की वैल्यू जैसे ही 2 रखेंगे तो हो जाता है 2, और यहाँ पे 2 रखने से कितना हो जा रहा है 4। आई होप आपको दिख रहा है। तो फाइनली मुझे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए 4 - 2 कितना होता है, ऑब्वियसली 2, तो ये हो जाएगा 2, और 2 - 4 कितना होता है, -2 -2 प्लस 2, सो दैट इज गोइंग टू बी 2 + 2 विच इज़ क्लियरली नथिंग बट 4। तो ये आपका इस रीजन का एरिया आ रहा है ना, इस रीजन का ये एरिया आ रहा है। बट सर एक प्रॉब्लम है, वो कह रहा है कि एक पॉइंट था कहीं ना कहीं a है ना, अगर आप 2 से a तक लेते, अगर आप इसको 2 से a तक इंटीग्रेट करते, मतलब यही सेम फंक्शन को
आप 2 से a तक इंटीग्रेट करते, 2 से अगर a तक इंटीग्रेट करते, कौन सा फंक्शन स्टूडेंट्स, ये वाला फंक्शन 1 + 8/x², है ना। अगर आप 1 + 8/x² को इंटीग्रेट करते तो सर ये जो एरिया होता है ना, ये उस टोटल एरिया का हाफ है। बाय द वे टोटल एरिया कितना आ रहा था स्टूडेंट्स, 4। देखो पढ़ो, इफ द ऑर्डिनेट x = 8 डिवाइड्स द एरिया बाउंडेड बाय दिस रीजन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो a की वैल्यू क्या है, मतलब a से 2 से a और a से 4 इक्वल है, तो मैं कह देता हूँ सर 2 से a, है ना। मैं कह देता हूँ उसको 2 से a जो एरिया है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, वो इस एरिया के हाफ के इक्वल है, क्योंकि टोटल एरिया, तो अगर पूरा एरिया 4 है तो 4 का हाफ कितना है स्टूडेंट्स, 2। तो सेम वही बात वापस अप्लाई करेंगे हम जल्दी से इसको इंटीग्रेट करिए क्लास। ये कितना था, x - 8/x, ये हमारा कुछ आ रहा था, और इस पर हम लिमिट्स रखने वाले थे कौन कौन सी स्टूडेंट्स, 2 से a तक, और ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 2 के इक्वल होगा। आई होप ये सारी बातें आपको याद है। जल्दी से अगर मैं a रखता हूँ तो a रखने पे कितना आएगा, ये हो जाएगा a - 8/a, है ना। और जैसे ही हम 2 रखेंगे स्टूडेंट्स, तो 2 रखने पे कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 माइनस, अभी जस्ट हमने रखा था, ये हो जाएगा -4, है ना, = 2। आई होप यहाँ तक चीज़ें स्मूथली आपको क्लियर हो रही हैं। विद दैट अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें और चीज़ें समझें तो मुझे क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए। ये हो जा रहा है 2 - 4 यानी -2, -2 +2 से +2 कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, a - 8/a = 0, यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ a = 8/a। यहाँ से हम कह सकते हैं a² = 8, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ a विल बी 8 का अंडर रूट यानी 4 × 2 का अंडर रूट, यानी हो जाएगा 2√2। मैं इसको प्लस माइनस भी लिख सकता हूँ, लेकिन माइनस नहीं लिखूंगा क्योंकि 2 और 4 के बीच में है, और अगर 2 और 4 के बीच में तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो a की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 2√2, यानी आप मार्क करेंगे ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास, इसके बाद अगला सवाल क्या है वो समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ दिया जा रहा है, आप एक बार खुद से पढ़िए, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया वीडियो पॉज करके, साथ में समझते हैं वो क्या बोल रहा है। देखिएगा स्टूडेंट्स, बड़ा मज़ेदार सा एक क्वेश्चन है। फाइनली वो कह रहा है आपसे, एक स्ट्रेट लाइन है x = b, ठीक है सर, ये डिवाइड करती है इस एरिया को, किसको, इस कर्व के और y एक्सिस और x एक्सिस वाले बीच वाले एरिया को, है ना, 2 पार्ट्स में। किस तरीके से कि r1 वाला जो पार्ट है वो है 0 से b तक, और r2 वाला पार्ट है वो है b से 1 तक, और वो इस तरीके से कह रहा है कि r1 और r2 का डिफरेंस है 1/4। ठीक है सर, इसे ट्राई करते हैं। पहले r1 निकालते हैं। व्हाट विल बी r1 स्टूडेंट्स, r1 है इंटीग्रेशन 0 से b तक का, किस कर्व का सर, ये वाला कर्व, कौन सा, 1 - x², तो ये आपका कर्व है ना, 1 - x²। इस कर्व को इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका dx यहाँ पर, और इसमें से r2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो r2 क्या होगा स्टूडेंट्स, r2 कर्व है सर, r2 है b से 1 तक, तो r2 की जो वैल्यूज रेंज करेंगी वो होंगी b से 1 तक। सेम कर्व, कौन सा कर्व, 1 - x², और ये जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है r1 और r2 का जो डिफरेंस है वो इक्वल है 1/4 के। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ सर मुझे एक चीज़ तो बड़ी आसान सी दिख रही है कि इंटीग्रेशन आसान है। सोचो अगर यहाँ पर प्लस साइन होता तो मैं सीधे इसको 0 से 1 लिख देता, क्योंकि ये क्या है, 0 से b से 1। अगर एडिशन होता तो, लेकिन ये एडिशन नहीं है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। इंटीग्रेशन आसान है स्टूडेंट्स, सोचो ये x की पार्ट 2 जैसे ही तो है, बस x के पास एक कोफिशिएंट है क्या, -1, तो -1 से डिवाइड कर देंगे। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, सुनना, इंटीग्रेशन बड़ा मजेदार सा होगा, 1 - x³/3। आपको समझ आ रहा है, लेकिन आगे क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, ये ओवरऑल जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बचेगा 1 - x³/3, क्योंकि वो x² था तो वो क्या हो जाएगा, पावर 1 से बढ़ जाएगी और डिनोमिनेटर में भी एक आ जाएगा। चूंकि x का कोफिशिएंट -1 है तो आप माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें जो आप लिमिट्स रखेंगे वो क्या होंगी स्टूडेंट्स, जो लिमिट्स आप रखेंगे वो होंगी 0 से b। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो जो लिमिट्स होंगी ये हो जाएंगी 0 से b। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेम इंटीग्रेशन वापस आपको मिलेगा 1 - x³ डिवाइडेड बाई 3। बट इस बार जो आपको लिमिट्स रखनी है स्टूडेंट्स, इस बार आपकी लिमिट्स क्या होंगी, b से 1। तो b से 1 लिमिट्स रखिए जल्दी से और बताइए मुझे। देखो आई होप आपने सोचा कि फाइनली यहाँ पे हम लिमिट्स क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिमिट्स रखेंगे b से 1। क्या आपने सॉल्व करके इसको निकाला आंसर कि अगर मैं इसको b से 1 रख दूँ तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन हमारा किसके इक्वल है, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन 1/4 के इक्वल है। तो मैं इसे रखता हूँ 1/4। आई होप यहाँ से अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। मैं क्या करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से हम फाइनली अगर पहली वैल्यू ट्राई करें, मतलब अगर मैं b रखता हूँ तो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है माइनस, है ना, 1 - b/3। आई होप आपको क्लियर हो रहा है।
एंड अगर अब मैं जीरो रखता हूँ तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, और जैसे ही आप जीरो रखेंगे तो हो जाएगा 1/3, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो हो जाएगा प्लस 1/3। तो ये कुछ ऐसा सा बन रहा है स्टूडेंट, ये हमारा पहला वाला पार्ट बन रहा है। अब अगर मैं इस वाले पार्ट को सोचता हूँ तो इस वाले पार्ट में सोचिएगा स्टूडेंट्स माइनस साइन तो लगना ही है। अब अगर मैं जैसे ही 1 रखता हूँ तो 1 रखने से 1 - 1 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन 0। अब जैसे ही मैं बी रखने जा रहा हूँ तो बी रखने से पहले क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस के कारण ये माइनस से वापस माइनस बना देगा। और जैसे ही मैं इसका बी रखता हूँ तो कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स, ये वापस बन जा रहा है 1 माइनस बी का होल क्यूब अपॉन 3। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन बन रहा है। यानी अगर मैं ध्यान से सोचूं तो पहले तो सर 1/3 को उधर ले जाते हैं, है ना, और 1/3 को उधर ले जाने से पहले देखो ये भी नेगेटिव ऑफ सेम एक्सप्रेशन है और ये भी नेगेटिव ऑफ सेम एक्सप्रेशन है, तो डबल हो जाएगा। तो फाइनली जो चीज़ें वर्कआउट होंगी वो क्या होंगी, पहले तो ये समझिए स्टूडेंट्स, 1/3 को उधर लेके गए तो हो जाएगा 1/4 माइनस 1/3, है ना। तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, 1/4 माइनस 1/3, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें क्या दिखेगी स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, दूसरी चीज़ मुझे दिखेगी कि इसका डबल मैं कर दूंगा, क्योंकि ये और ये एक्सप्रेशन सेम है, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स, है ना, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स, क्या दिखेगा क्लास, 1 माइनस बी का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। आई होप यही दिख रहा था मेरे ख्याल से, माइनस ऑफ 2 टाइम्स 1 माइनस बी का होल क्यूब अपॉन 3, बिल्कुल सही। तो ये हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन होगी। ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, ये इक्वल है। मैं 3 और 2 को भी उधर ले जाता हूँ और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। ये तो बच रहा है इस तरफ 1 माइनस बी का क्यूब, उस तरफ क्या बच रहा है देखो, ये 3 और 2 को उधर लेके गए तो हो जाएगा -3/2 इंटू, ध्यान से देखो, ये हो जा रहा है 3, हो जा रहा है 4, तो 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना -1, है ना, -1 अपॉन 3 इंटू 4 कितना होता है 12। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी सी बन रही हैं, आई होप आपको भी दिख रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 3 - 4 -1 अपॉन 12, है ना, तो चीज़ें ऐसी कुछ हमें दिख रही हैं। और अगर मैं यहाँ से इसको वर्कआउट करने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, सर पहले तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जा रहा है, और क्लियरली एक चीज़ और दिख रही है कि 3 का कितना होता है 4 टाइम्स होता है ना, तो 4 इंटू 2 कितना हो रहा है 8। तो ओवरऑल आपको ये मिल रहा है सर कि 1 माइनस बी का जो क्यूब है वो इक्वल है 1/8 के। अब अगर मैं दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेता हूँ तो क्यूब रूट कितना बना देगा इसको स्टूडेंट्स, ये बना देगा 1/2। आई होप आपको दिख रहा होगा, मतलब 1 माइनस बी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 1/8 के क्यूब रूट के इक्वल, और 1/8 का क्यूब रूट होगा 1/2, है ना। और अगर मैं b को उधर ले जाऊँ और 1/2 को इधर लाऊँ तो यहाँ से मैं कंक्लूड करूँगा, मैं b को उस तरफ ले जा रहा हूँ और 1/2 को इधर ला रहा हूँ, तो 1 माइनस 1/2 कितना होता है 1/2, तो b की वैल्यू आएगी 1/2, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। और इस बेसिस पे हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, आप मार्क करेंगे ऑप्शन ए, राइट, ये आपका आंसर होना चाहिए। चलिए विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे स्टूडेंट्स। बड़ा मज़ेदार सा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन सा एक क्वेश्चन है जो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाएगा। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपने वीडियो पॉज किया और इसे सॉल्व करने की कोशिश की। देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। देखो सबसे पहली बात, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑफ 2 in 1 यूनिट ऑन x एंड y कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, है ना। तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है वो 2 यूनिट और 1 यूनिट के x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंक्लोज्ड एन एरिया ऑफ 3/4। तो ये 3/4 का स्क्वायर यूनिट का एरिया क्रिएट करता है, एक फंक्शन, है ना। और फिर वो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे जानना चाह रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे सर। पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको कैसे कंक्लूड करेंगे। पहली बात तो ये सर कि वो पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहे 2 और 1 यूनिट का। 2 यूनिट का कहाँ बना रहा है एक्स एक्सिस पे। अगर वो 2 यूनिट का एक्स एक्सिस पे बना रहा है तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि सर वो 2,0 से पास हो रहा होगा। आपको लाइन समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर 2 यूनिट का इंटरसेप्ट बना रहा है एक्स एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे वो कर्व 2 से पास हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे 2,0 से पास हो रहा है। यानी ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर अगर एफ ऑफ 2 आप निकालते तो वो 0 के इक्वल होता। आई होप ये कंक्लूजन दिया जा सकता है इस कर्व के बारे में। सिमिलरली वाई एक्सिस पे 1 यूनिट का इंटरसेप्ट बना रहा है। अगर वो वाई एक्सिस पे 1 यूनिट का इंटरसेप्ट बना रहा है मतलब वो डेफिनेटली 0,1 से पास हो रहा है, मतलब वाई एक्सिस पे 1 से पास हो रहा है, मतलब क्या 0,1 को भी सेटिस्फाई करता है। यानी आप यहाँ से एक और कंक्लूजन ला सकते हैं स्टूडेंट्स कि सर अगर मैं निकाल रहा होता एफ ऑफ 0 तो वो किसके इक्वल होता 1 के। ये दो बातें हम याद रखेंगे, इनको हम बाद में यूटिलाइज करेंगे, ऑब्वियसली किसी ना किसी कारण से दी होगी। दूसरी बात, एक और बड़ी बात कह रहा है वो कि एंड इंक्लोजेस एन एरिया ऑफ 3/4 स्क्वायर यूनिट। तो वो 0 से 2 तक जब गया, मतलब वो कर्व ऐसा कुछ गया होगा, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ ना, ऐसा कुछ कर्व गया होगा। तो ये आपका क्या था, ये पॉइंट था आपका 0,1, है ना, और ये पॉइंट था आपका 2,0। तो ये जो इंक्लोज्ड एरिया है, ये जो एरिया है ना, ये जो 0 से लेके यहाँ तक का एरिया है 0,0 से, इस कर्व का ये एरिया है 3/4 यूनिट्स, है ना। 3/4 यूनिट्स का मतलब है, स्टूडेंट सोच के देखो, ये आपका कर्व है एफ ऑफ एक्स। यानी अगर आप एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करें, अगर आप एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट्स, कहाँ से कहाँ तक, अगर आप एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं सर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, ये आपका पहला और ये आपका दूसरा पॉइंट। तो 0 से 2 तक अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं
तो वो इंटीग्रेशन सर 3/4 यूनिट्स के इक्वल होता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये 3/4 के इक्वल इंक्लोज्ड एरिया बनाता है। तो ये एरिया किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? सर ये एरिया 3/4 के इक्वल होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट तीसरा हमारे सामने आया। ठीक है सर, ये सारी बातें यूज़ करेंगे। अब वो पूछ क्या रहा है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। वो आपसे पूछ रहा है एक एक्सप्रेशन की वैल्यू। वो एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, वो निकालते हैं। सर वो एक्सप्रेशन है, ध्यान से सुनिएगा, वो एक्सप्रेशन है 0 to 2 x f डैश x, है ना। तो 0 to 2 हमारे पास एक्सप्रेशन है 0 to 2 x टाइम्स f डैश x। क्या मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर सकता हूँ? आई होप डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा ही सकते हैं, वो तो इंटीग्रेशन है नॉर्मल सा। और अगर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊँ तो क्या मैं कहूँ कि सर इसे मैं फर्स्ट फंक्शन और इसे अगर मैं सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट करूँ तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो f डैश x का इंटीग्रेशन क्या होगा? f ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x का डिफरेंशिएशन 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो ये हो जाएगा f ऑफ x, है ना, dx। और इस पूरे पे आप लिमिट क्या अप्लाई करेंगे? 0 से 2। तो यहाँ तो 0 से 2 लग ही जाना है, और यहाँ पर भी आप क्या अप्लाई कर देंगे? 0 से 2। आई होप आपको इन चीज़ों को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब मैं फाइनली अगर चीज़ें निकालना चाहूँ स्टूडेंट्स तो ध्यान से सुनिएगा। मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना चाह रहा था। अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ रखता हूँ तो अगर मैंने 2 ट्राई किया तो हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 2, है ना। फिर हम जब 0 ट्राई करेंगे तो हो जाएगा 0 इंटू एफ ऑफ 0, है ना। अच्छा सोच के बताओ स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है? सर वो इक्वल है 3/4 के। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जानी है सर 3/4। आई होप आपको चीज़ें इजीली समझ आ रही हैं और यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन या कॉम्प्लिकेशन नहीं डेवलप हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर एफ ऑफ 2 कितना होता है? सर हमने एफ ऑफ 2 निकाला है। सर एफ ऑफ 2 हमने निकाला था, कितना था? सर एफ ऑफ 2 0 के इक्वल था। बहुत बढ़िया, तो कहानी आई थिंक अब सॉल्व होने वाली है। सर एफ ऑफ 2 अगर 0 के इक्वल है तो देखो जल्दी से, सर एफ ऑफ 2 0 के इक्वल तो ये 0, सर ये भी 0 इंटू 0 0, तो बचा क्या? बचा सर -3/4। तो जो आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा? -3/4, यानी आई वुड से इट शुड बी ऑप्शन डी। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया और इसको फाइनली कैसे वर्कआउट किया? आई थिंक ये तो हमारे काम का भी नहीं था एनीवे, बस वो हमको ओरिजिन तक ले जाने में हेल्प कर रहा था। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आई, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरी या डाउट नहीं है। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, बट पहले मैं चाह रहा हूँ इसे आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट चेंज किया है। तो जल्दी से इसे देख के समझ लीजिए स्टूडेंट्स एक बार खुद से। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है? वो एक पूछ रहा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व, है ना। बड़ा शानदार सा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है। देखो पहले तो ग्राफ बनाना सीखते हैं कि ग्राफ प्लॉट कैसे होते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे क्या दिख रहा है? सर y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 3। सर कैसे सोचेंगे इस कर्व को, है ना। तो मॉड ऑफ x माइनस 3 के लिए एक काम करो स्टूडेंट्स, अगर ये मॉड x होता तो कैसा होता? सर अगर ये मॉड x होता तो सर ये कुछ कहानी ऐसी हो रही होती। तो आपने कुछ नहीं किया सर, x में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही आपने x में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो कहना ऐसी चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी। सोचो ये मॉड x 0 पे 0 होता था तो ये कब 0 होगा? सर ये 3 पे 0 होगा। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब x 3 को अप्रोच करेगा तब ये 0 होगा। मतलब फाइनली मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये ग्राफ शायद कुछ ऐसा सा बन जाए। मैं ऐसा सा इसलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अब जब x 3 पे पहुँचेगा तब जाके 3 - 3 0 होगा, तो आपको 3,0 मिलेगा। अब 0,0 नहीं मिलेगा, तो ये वो पॉइंट होगा। एंड ऑब्वियसली पूरे पे मॉड लगाए तो नेगेटिव होने का तो सवाल नहीं उठा है, तो ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा, है ना। और ये पॉइंट क्लियरली कितना है स्टूडेंट्स? ये पॉइंट है 3,0। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आ रही हैं। और अगर ये कर्व है 3,0 तो हमें पता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है सर ये होती है y इज इक्वल टू -x, लेकिन 3 से पहले जब ये लाइन होगी तो हो जाएगी 3 - x। तो ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है y इज इक्वल टू 3 - x। और ऑब्वियसली ये लाइन कौन सी है? सर ये लाइन है y इज इक्वल टू x - 3, है ना। इन सब बातों में मत पड़िए, अब बस काम की बात पे आइए। काम की बात ये है स्टूडेंट्स की क्या, बस मैं ऐसे ही इन जनरल एक थॉट है, अगर मैं पता करना चाहूँ तो ये पॉइंट क्या होगा? तो ये पॉइंट वो होगा जहाँ पे y एक्सिस 0 है। y एक्सिस 0 मतलब क्या? ये 0 है, मतलब x की वैल्यू कितनी? 3। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा सर 0,3। ये जो पॉइंट होगा ये होगा 0,3। जस्ट ऐसे ही जनरल निकाला है। सर एक लाइन है y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 मतलब क्या? x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन। तो x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन निकालने तो ये कुछ ऐसी जा रही है। वो इसी रीजन का तो एरिया पूछ रहा है, इसका और इस लाइन का, मतलब ओवरऑल आपसे पूछ रहा है ये वाला रीजन। तो इस रीजन का वो एरिया पूछ रहा है। क्या हमें पता है पूरा सिमेट्रिकल होता है स्टूडेंट्स? पूरा सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या है? ऐसे समझो स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो ऐसे सोच के देखो, सर y इज इक्वल टू 2 है। अगर y इज इक्वल टू 2 है तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो y का कोऑर्डिनेट है वो 2 है।
और ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे तो 0 है, बट अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 2 रख देता हूँ, y की वैल्यू 2 रख देता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 - 2, यानी कितनी हो जाएगी 1। आई होप आपको दिख रही है, तो हो जाएगा 1,2। मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये सारी बातें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को हम बिना डेफिनेट इंटीग्रेशन के, एरिया अंडर द कर्व के, सिंपल सी ज्योमेट्री लगा के सॉल्व कर लें। अगर मैं y की वैल्यू 2 यहाँ रख देता हूँ, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर ये 2 यहाँ रखा तो 3 इधर आया, तो 2 + 3 5, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 5,2। क्वेश्चन खत्म होने को एक क्लास। अब समझो, इस पॉइंट को ऐसे समझो, मेरे पास एक ट्रायंगल है, मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ये पॉइंट है 1,2, ये पॉइंट है 5,2। तो देखो 1 से 5 तक डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट्स। आई होप आपको दिख रही होगी, तो ये डिस्टेंस है 4 यूनिट्स। आई होप आपको दिख रही होगी। मैं फिर से बताता हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये बात है स्टूडेंट्स, कि ये पॉइंट है 1,2, ये पॉइंट है 5,2। तो ये जो डिस्टेंस है, ये है 1, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 5। तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी, जो कि हमारा इस ट्रायंगल का बेस है। तो ट्रायंगल का बेस कितना आ रहा है, 4। क्या मैं ट्रायंगल की हाइट पता कर सकता हूँ? आई होप आप ट्रायंगल की हाइट पता कर सकते हो, क्योंकि एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल है। और ट्रायंगल की हाइट क्या होगी सर, ये वाली लेंथ, और ये लेंथ कितनी है, लेंथ है सर 2 यूनिट्स। तो ट्रायंगल की हाइट है सर 2 यूनिट्स। तो मुझे ट्रायंगल का बेस पता है और ट्रायंगल की हाइट पता है। ट्रायंगल का बेस और ट्रायंगल की अगर हाइट पता है तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। आई होप आपको समझ आ रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट। सो 2 से 2 कैंसिल, बचा 4, और 4 यानी नन ऑफ दीज। आई वुड से ऑप्शन डी, क्योंकि 4.5, 6.3 और 3.5 तो मैच नहीं हो रहे हैं। अगर आप क्रॉस चेक भी करना चाहें तो आई थिंक सब कुछ सही हमने किया है। नन ऑफ दीज में थोड़ा सा कॉशियस रहा करिए, क्योंकि हो सकता है आप कुछ गलती कर दें। तो 3,0 वो पॉइंट आ रहा था, अगर यहाँ से देखें तो y 2 पे था, तो हाइट इसकी होगी 2, और जो बेस होगा ये होगा 1,2 से 5,2, क्योंकि ये लाइन थी 2। अगर 2 रखते हैं यहाँ पर तो x इधर आता है 3 - 2, ये हो जाता है 1। बस एक छोटा सा करेक्शन स्टूडेंट्स, ये 0.2 नहीं होगा, ये 0.1 होगा। मैं फिर से कह देता हूँ, मुझे 1 लगा वो, ध्यान से सुनिए। अगर आप y की वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं तो 2 इधर आएगा, x उधर आएगा, तो ये पॉइंट होगा 1, ये 2 नहीं होगा, है ना। ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट 1 ही, हमने 1 ही तो लिखा है, बिल्कुल सही। और अगर इधर देखेंगे तो ये पॉइंट होगा, जब y की वैल्यू आप 2 रखेंगे वहाँ, तो 3 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 5। हमने बिल्कुल सही लिखा है, कुछ भी गलती हमने नहीं की है ना, मैंने बस गलती से इस 2 को रीड कर लिया था। तो जी हाँ, डिस्टेंस होगी 4, यानी बेस हो जाएगा 4, हाइट हो जाएगी 2, और हाफ बेस इंटू हाइट से आप ट्रायंगल के एरिया कहेंगे 4, यानी ऑप्शन डी आप मार्क करेंगे। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। डिड यू रियलाइज कि हर क्वेश्चन को वही इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट समझते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत ज्योमेट्री आता है, जो कि ऑब्वियसली आना चाहिए, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर सकते हैं। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम फाइनली आते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की तरफ। हम पास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने एरिया ऑफ द रीजन के बारे में पूछ रहा है। एक बार जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और ट्राई करिए स्टूडेंट्स। आई होप आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। ये जेईई मेंस 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द पैराबोला इन द लाइन्स x = 0, y = 1 and y = 4। थोड़ा सा ट्रिकी है क्लास, ये नॉर्मल पैराबोला नहीं है, ये आपका थोड़ा सा अलग तरीके से जा रहा है। ये y = 9x² है, तो बिल्कुल सही चीज़ें हैं, पर इसमें जो आपका लाइन्स हैं वो लाइन्स कौन सी है स्टूडेंट्स, y = 1 and y = 4। तो जो लाइन्स हैं ये कौन सी लाइन्स है स्टूडेंट्स, ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन्स है। मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये पैराबोला तो डेफिनेटली ऐसा बन रहा है। कैसा बन रहा है, ये पैराबोला कुछ ऐसा सा बन रहा है, ऑब्वियसली ऐसे ही बनेगा। आई होप आपको दिख रहा है, क्योंकि y = 9x² है। सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, वो उसने लिख के ऐसा दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है x² = y/9, है ना। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, और अगर ये कुछ ऐसा बन रहा है तो डेफिनेटली ये इसका कर्वेचर जो बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। तो ये पैराबोला ऐसा ही बनेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर इसके बाद में देखूँ तो वो कह रहा है x = 0। x = 0 मतलब क्या, हमारा y एक्सिस, और उस पर कौन सी दो बातें कह रहा है, y = 1 and y = 4। कहना है इसे y = 1 मुझे यहाँ कहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से x एक्सिस के पैरेलल, और y = 4 यहाँ कहीं दिख रहा होगा। तो वो इस रीजन का एरिया आपसे जानना चाह रहा है ना। मेरा सजेशन है स्टूडेंट्स कि अगर मैं कर्व को देखूँ तो मुझे कर्व यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना, और कर्व जब यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है 4, और यही जो कर्व है ये वाला पार्ट, ये इसका सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल पार्ट है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट है। तो मैं रीजन का एरिया कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा 2 टाइम्स, है ना, डबल कर देंगे। अब x² अगर y/9 है तो x कितना होगा, √y/9, √y/√9, और √9 कितना होता है 3, तो ये लिख दूंगा मैं 3 यहाँ पर। और लिमिट क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट्स रखेंगे हम क्या, 1 से 4, तो लिमिट हम रख देंगे 1 से 4। आई होप आपको याद होगी बातें सारी। और अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो मैं लिखूंगा dy, क्योंकि अब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं।
तो चीज़ें ऐसी कुछ होने वाली हैं और उस बेसिस पे आप आंसर निकालेंगे। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, √y यानी y की पावर 1/2, y की पावर 1/2 में 1 ऐड किया तो y की पावर 3/2। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ रहा है y की पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में भी 3/2 आएगा, तो न्यूमरेटर में आके कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/3। और 2/3 से पहले ऑलरेडी एक 2/3 हमारे पास ऑलरेडी था, तो ये कुछ ऐसी सी चीज़ें होने वाली हैं। अब जल्दी से देखिए स्टूडेंट्स, अब आप y की वैल्यू रखेंगे 4 और 1, है ना, ये हम लिमिट्स भी तो पास करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी होगी 1 से लेके 4 तक। अब जब आप ये वैल्यूज ट्राई करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जब ये वैल्यूज पास की तो 2/3 कितना हो जाएगा 4/9, तो ये तो हमारा 4/9 हो जाना तय है। इसके बाद जब आप लिमिट्स पास कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या हो जा रहा है, देखो जैसे ही 4 पास किया तो हो जा रहा है 4³/2, 4³ की पावर 3/2, है ना, तो ये हो जा रहा है 4 की पावर 3/2। क्या मैं 4 को थोड़ी देर के लिए 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर टू द पावर 3/2, है ना, माइनस। आई होप आपको ये बात तो रियलाइज़ हो रही होगी कि 1 की पावर 3/2 1 ही होने वाली है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो ये माइनस में क्या बच रहा है 1। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। 4/9 को ऑल कीप एज इट इज, और अगर मैं अंदर वाला पार्ट देखूँ तो स्क्वायर से बेस 1/2 पावर कैंसिल, तो बचेगा 2 का क्यूब यानी 8, तो हो जाएगा 8 - 1। 8 - 1 होता है 7, 7 × 4 होता है 28, है ना, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 28/9 और ये आपका आंसर होना चाहिए, जो कि आई थिंक किसी ना किसी ऑप्शन से तो मैच होना चाहिए था। यस, एक गलती हमने की है बस, कि हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था, डेफिनेटली 2 से मल्टीप्लाई किया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछ रहा है, यस, एक लाइन आप ध्यान से पढ़िए, उसने बस एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछी थी, आप ये पढ़ना भूल गए कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपसे जानना चाह रहा था। तो हमने जो डबल किया है, डबल करने की ज़रूरत नहीं थी स्टूडेंट्स, ये डबल करने की ज़रूरत नहीं थी, ये वाला पार्ट मैंने गलत किया, यहाँ पर डबल करने की ज़रूरत नहीं थी। डबल करने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछ रहा था, तो इस वाले रीजन का एरिया वो आपसे नहीं चाह रहा है, आपसे सिर्फ वो इस वाले रीजन का एरिया पूछ रहा है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट। और अगर ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आंसर में से एक 2/3 हट जाएगा, तो यहाँ से भी एक 2 हट जाएगा, ये 1/3 ही रहना चाहिए लॉजिकली। तो आपका ओवरऑल जो आंसर आना चाहिए उसमें से 4/9 की जगह मैं लिखूंगा इसे 2/3, है ना, इसे भी हम लिखेंगे 2/3, इसे भी हम लिखेंगे 2/3, मतलब ये हो जाएगा 2/9 फाइनली, और 2 × 7 होगा 14। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स, बस एक छोटा सा माइन्यूट सा हमने पॉइंट ऑब्जर्व नहीं किया कि हमसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है ओवरऑल, हमसे पूरा डबल एरिया नहीं पूछा है। तो आंसर होगा 14/9 ना कि 28/9। ऐसी सिली सी एरर्स आप अवॉइड करिएगा। ये बस मुझसे इसलिए गलती हुई क्योंकि मैंने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चंस ठीक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए विद दैट आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। अगेन एज पर आवर प्रोटोकॉल, पहले आप खुद से ट्राई करिए, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप वीडियो पॉज करके आपने इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया। देखते हैं क्या दे रहा है वो। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = ln(x) एंड द लाइन्स y = 0, y = ln(x) एंड x = 0। बड़ा आसान सा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है। वापस वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, वो y = 0 और y = ln3 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। मतलब आपको जो लिमिट्स रखनी है वो y की टर्म्स में रखनी है। मतलब इस कर्व को आपको ठीक से लिखना पड़ेगा। लिखा है y = log x at base e, तो मुझे इस कर्व को x की टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और अगर मैं x की टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करना चाहूँ तो क्या हम जानते हैं, इस e को पावर y तक अगर रेस करें तो x के इक्वल होगा। मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x = e⁻y। तो हमने कर्व को तो y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, मतलब x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस किया। अब हमें क्या करना है, y = 0 से ln3 तक इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स e⁻y को dy के रिस्पेक्ट में, बट इस बार लिमिट्स y की टर्म्स में होंगी। तो पहली लिमिट होगी 0 और दूसरी लिमिट होगी ln3। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन बन रहा है ना। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो अगेन हम जानते हैं कि e⁻y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में e⁻y ही होना है, तो ये हो जाएगा e⁻y। और आप जो लिमिट्स रखेंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगी सर, वो होंगी 0 से ln3, है ना। तो ये हो जाएंगी आपकी लिमिट्स। अब अगर मैं लिमिट्स पास करता हूँ स्टूडेंट्स, तो लिमिट पास करेंगे तो पहले हम रखेंगे y की जगह पर ln3, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा e⁻ln3, है ना, माइनस नेक्स्ट लिमिट क्या थी हमारी 0, तो ये हो जाएगा e⁻0, ये हो जाएगा आपका e⁻0। अब अगर मैं जानता हूँ एक प्रॉपर्टी, तो मैं ये जानता हूँ स्टूडेंट्स कि मैं यहाँ से क्या इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ। आई होप यू नो कि e और 3 को इंटरचेंज किया जा सकता है। तो जैसे ही आप e और 3 को इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 ln माइनस e⁻0 यानी 1, और लॉग ऑफ नेचुरल बेस e का लॉग e पर ही कितना होता है 1, तो हो जाएगा 3 - 1 दैट्स 2। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी 2, यानी आप मार्क करेंगे ऑप्शन डी। आई होप आसान सा, इंटरेस्टिंग सा, डायरेक्ट सा क्वेश्चन था जिसे आप इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे जेईई मेंस 2013 में ही पूछा गया था। वो क्या बोल रहा है, एरिया अंडर द कर्व दिस, है ना, वो x को बोल रहा है 0 से π/2 तक।
अबव एक्स एक्सेस। मैं थोड़ा सा अगर आपको कर्व प्लॉट करके बताऊं कि चीज़ें कैसे होती हैं, तो देखो स्टूडेंट्स, 0 से π/2 तक cos x और sin x कैसे बिहेव करते हैं याद करो। सर ये होता है आपका sin x और cos x कुछ तो ऐसा सा होता है ना। मैं अगर cos x प्लॉट करवाऊँ आपको तो ये कुछ ऐसा सा होता है ना। अगर ये 1 है, ये आपका यहाँ पर है, तो यहाँ से ऐसा कुछ जा रहा होगा है ना। ये कुछ ऐसा सा जा रहा होता है, ठीक है। तो मैं फाइनली आपको दो बातें समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आपको कहाँ से कहाँ तक पूछा है इसने, 0 से π/2 तक, 0 से अगर π/2 तक पूछ रहा है तो पहले तो ये आपका 0 है और ये आपका π/2 है। तो 0 से π/2 के बीच में एक पॉइंट आता है जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि होता है π/4। अब आप समझो स्टूडेंट्स कि 0 से π/4 के बीच में ऊपर अपर हैंड किसका रहता है, पहले यहाँ पे cos x का रहता है, और फिर π/4 से π/2 के बीच में अपर हैंड किसका रहता है, sin x का रहता है। मतलब आप सोच के देखो स्टूडेंट्स, आप एक बात बड़ी आसान सी है, कोई आपसे पूछे कि मॉड ऑफ cos x माइनस sin x अगर आपको लिखना है तो आपको इस पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा कि π/4 से पहले तक cos x sin x से बड़ा था, तो आप बिल्कुल इसको ऐसा कैसा ओपन कर दोगे, मतलब आप इसको लिख दोगे cos x माइनस sin x। लेकिन π/4 से π/2 के बीच में देखोगे तो sin x ऊपर था, तो cos x माइनस sin x को आपको लिखना पड़ेगा sin x माइनस cos x, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है। आपको ये रीज़न समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कि कौन सा कर्व ऊपर है कौन सा कर्व नीचे है, ये मॉड के वक्त हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमें क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो क्या सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है 0 से π/2 तक का इंटीग्रेशन इस मॉड वाले फंक्शन का। वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है cos x माइनस साइन एक्स। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि cos x माइनस साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव नहीं है, तो मैं बस मॉड को ऐसे ही नहीं हटा सकता, तो मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। एक लिख रहा हूँ 0 से π/4 और एक लिख ले रहा हूँ मैं π/4 से π/2, है ना। अब जब मैंने 0 से π/4 लिया तो अभी जस्ट हमने देखा स्टूडेंट्स कि जब 0 से π/4 लिया तो cos x ऊपर है sin x नीचे, मतलब cos x sin x से बड़ा है, तो मतलब डेफिनेटली cos x माइनस sin x एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये एज इट इज़ ओपन होगा और इसे लिखेंगे cos x माइनस sin x dx, यह आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन बनेगा। लेकिन सर अगर जब आप π/4 से π/2 तक देखें, सर आप π/4 से π/2 तक देखें तो sin x ऊपर है और आपका cos x नीचे है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इस केस में सर अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ये जो है कौन सर, cos x माइनस साइन एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो मुझे इसको नेगेटिवली ओपन करना पड़ेगा क्योंकि मॉड है, तो मैं इसे लिखूंगा sin x माइनस cos x। आई होप आपको ये रीज़न समझ आ रहा है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऑफ dx ऑब्वियसली, है ना। अब मैं इसे फाइनली एक्सपांड करूंगा और आंसर लिखने की कोशिश करूंगा। अब एक्स एक्सिस से पूछा है तो बिल्कुल सही, हम यहीं पे आके रुकेंगे। अब अगर मैं इसे फाइनली सॉल्व करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, पहले इसे इंटीग्रेट करते हैं। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो मैं लिखूंगा sin x, है ना। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और ध्यान से याद करिए क्लास, sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos x, तो हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस cos x यानी प्लस cos x, तो हो जाएगा sin x प्लस cos x। और जो आपको लिमिट्स पास करनी है वो क्या है स्टूडेंट्स, 0 से π/4 प्लस, अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब आप जो वैल्यूज रखेंगे वो क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x, तो हो जाएगा माइनस cos x माइनस sin x। आई होप फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर कन्फ्यूजन है तो, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो माइनस cos x माइनस sin x, है ना। तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिए, माइनस ऑफ cos x माइनस ऑफ sin x। बट इस बार जो आपकी लिमिट्स आप रखेंगे वो क्या होंगी स्टूडेंट्स, वो होंगी π/4 से π/2। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ आई और यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स और इसे सॉल्व करेंगे। अब फाइनली बस मुझे लिमिट्स रखनी है, तो sin π/4 कितना होता है, 1/√2, है ना। cos π/4 भी कितना होता है, 1/√2। sin 0 होता है 0 और cos 0 कितना होता है 1, तो ये कहानी कुछ ऐसी बन रही है। प्लस अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं sin cos π/2 रख रहा हूँ, तो cos π/2 कितना होता है 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर लिख रहे हैं हम sin π/2 कितना होता है -1। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आई थिंक स्टूडेंट्स किसी को भी। अब अगर मैं रखता हूँ π/4, तो π/4 रखा तो हो जाएगा -1/√2 और ये भी हो जाएगा -1/√2। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। और जैसे ही ये क्लियर हुआ तो मुझे जो सबसे आसान सी चीज़ जो दिख रही है वो क्या दिख रही है स्टूडेंट्स, मुझे सबसे ज़रूरी और सबसे पहली चीज़ तो ये दिख रही है कि 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, है ना। अब यहाँ पे क्या बच रहा है -1 और ये भी -1, तो -1 कितना होता है -2। बट हमने शुरुआत से सीखा है कि हमारा जो एरिया होना चाहिए वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब हम उसका क्या ले लेंगे मॉड, तो वो जाएगा 2, मतलब आपका आंसर होना चाहिए 2 यूनिट्स, है ना। और 2 यूनिट्स तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है, हमने कहीं वैल्यू लिखने में कोई गड़बड़ की स्टूडेंट, ज़रा ध्यान से देखिए। मुझे जहाँ तक दिख रहा है हमने चीज़ें क्या लिखी है क्लास, cos x माइनस sin x,
0 से पाई बाई 2 के बीच में, और 0 से पाई बाई 2 के बीच में अगर हम ग्राफ को स्टडी करें तो ग्राफ क्या होता है, 0 से पाई बाई 4 तक cos x माइनस साइन एक्स लिखेंगे, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक हम इसे लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बिल्कुल सही, हमने ये लिखा है जहाँ तक मुझे याद है, 0 से पाई बाई 4 तक cos x माइनस साइन एक्स, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आई थिंक चीज़ें यहाँ तक तो सिंप्लीफाइड है। अब अगर मैंने cos x माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया तो cos x कितना हो जाता है, साइन एक्स, तो cos x हो गया था साइन एक्स, और साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, तो वो हो जाएगा कितना, प्लस कॉस एक्स, है ना, क्योंकि नेगेटिव है, तो बिल्कुल सही। और ये लिमिट्स क्या है क्लास, ये लिमिट्स हैं 0 से पाई बाई 4। सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और लिमिट से पाई बाई 4 से पाई बाई 2। एक बार जल्दी से वैल्यूज़ वेरीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एक सेकंड, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की स्टूडेंट्स, मुझे शायद जहाँ तक रियलाइज़ हो रहा है मैंने वो माइनस और माइनस प्लस नहीं किया है ना, मैंने एक छोटी सी एरर की है, मैं इसको फिर से रिफ्लेक्ट करता हूँ। बस मुझे अब भी रियलाइज़ हुआ ये कि हमने शायद ये गड़बड़ की है ना, मैं इसको वापस लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 1/√2 और ये भी 1/√2, और ये भी हो जाए। मैं पूरा ये वाला पार्ट एक बार फिर से लिख देता हूँ, बस मैंने एक वो नेगेटिव वाला पार्ट नेगेटिव साइन के साथ कंसिडर नहीं किया, उसे मैंने शायद पॉजिटिव साइन के साथ लिख दिया था। आई होप मोस्ट ऑफ यू व्हाइल वाचिंग दिस मस्ट हैव रियलाइज्ड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनिएगा। पहले पाई बाई 4 रखते हैं, तो पाई बाई 4 रखा तो साइन पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2 प्लस कॉस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 1/√2। सर साइन अब माइनस साइन लगाएंगे ना, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, अब नेगेटिव साइन लगाएंगे, इसको सिंप्लीफाइड ही रखो। जैसे ही 0 रखा तो साइन 0 कितना होता है, 0, और cos 0 कितना होता है, 1, तो ये कुछ ऐसा हो जा रहा है। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप कुछ भी एरर ना करें, है ना। ऐसे सिली एरर्स अवॉइड करिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसी गलती करने से आप गलत आंसर ले आएंगे, है ना। पाई बाई 2 अगर रखा तो ये कितना होता है, cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 कितना होगा, -1, क्योंकि यहाँ पे -1 है, माइनस है। सिमिलरली साइन पाई बाई 2, आई एम रियली सॉरी, वो साइन पाई बाई 2 होगा, ये होगा 0, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 यानी 0, और साइन पाई बाई 2 कितना होगा, 1, लेकिन ये -1 है, तो -1 ट्राई किया तो ये हो जाएगा -1। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आ रही हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फिर क्या दिख रहा है मुझे, फिर पाई बाई 4 दिख रहा है। अब पाई बाई 4 अगर दिख रहा है तो पाई बाई 4 यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे, बट इस बार जब आप पाई बाई 4 रखेंगे तो आप इंश्योर करेंगे कि आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई भी करें, है ना। तो पहले तो मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई पहले ही कर देता हूँ, मतलब नेगेटिव ले लेता हूँ, और अब मैं इसका सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपका पहला पॉजिटिव पार्ट था, जब मैं पाई बाई 2 रखा तो 0, पाई बाई 2 रखा तो -1। अब मैं पाई बाई 4 रख रहा हूँ, पाई बाई 4 अगर रखा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/√2, है ना, ये होगा ऑब्वियसली माइनस ऑफ 1/√2 क्योंकि नेगेटिव लगाए, और ये भी हो जाएगा माइनस ऑफ 1/√2। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और अब आई बिलीव आंसर हमारा आना चाहिए क्लियरली और सही, है ना। मैंने एक एक स्टेप प्रॉपर्ली लिखी, और आप भी केयरफुल रहिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे माइनस प्लस हैं, और उल्टा माइनस तो आती है लोअर लिमिट से पहले, तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, और आपने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा कि हाँ गलती ऐसे हो जाती है, तो बहुत केयरफुली इन चीज़ों को करिएगा। देखो मुझे 1/√2 दिख रहा है, तो मुझे पहली चीज़ तो यहाँ से 2√2 मतलब 2/√2 तो दिख ही रहा है ना, तो मुझे 2/√2 तो दिख ही रहा है। इसके अलावा और क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, देखिएगा, इसके अलावा यहाँ से मुझे -1 दिख रहा है, और यहाँ भी मुझे -1 दिख रहा है। आई होप आपको दिख रहा है, ये हो रहा है -1 और ये भी हो जा रहा है -1, तो -1 मैं क्या लिख दूंगा, मैं एक -2 भी लिख ही दूंगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या दिख रहा है सर, इसके अलावा ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस इधर जाकर 1/√2 प्लस बना देगा, तो हो जाएगा 2/√2, तो एक और मुझे 2/√2 दिखेगा। तो ये कहानी कुछ ऐसी सी दिख रही होगी, और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, 4/√2। आप चाहते तो उसे वहीं के वहीं सिंप्लीफाई कर लेते, बट अब चीज़ें मैंने यहाँ तक खींच दी हैं तो यहाँ तक कर देते हैं। अब मैं पहले ऑप्शंस देख लेता हूँ कि ऑप्शंस कहाँ जा रहे हैं। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट्स आसानी से, वो वहाँ पर भी हो सकता था, बट अब यहाँ तक आ गए हम तो कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे ऑप्शन रैशनलाइज दिख रहा है ना, तो ऑप्शन जल्दी से देखना स्टूडेंट्स क्या बनेगा, समझो। 4/√2 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 4/√2 को वैसे आप उसे वहीं भी सॉल्व कर सकते थे, बट इसको ऐसा भी कर सकते हो। 4/√2 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, 2 × 2 को मैं 2 × √2 लिख लेता हूँ, ये √2 से √2 कैंसिल, तो बचेगा क्या स्टूडेंट्स, 2√2 - 2, तो ये आपका ओवरऑल फाइनल आंसर होगा 2√2 - 2, है ना, और 2√2 - 2 आपका आंसर है ऑप्शन बी। डिड यू रियलाइज एक छोटी सी एरर की वजह से हमारा पूरा आंसर गलत आ रहा था। आप ध्यान रखिए जब आप लिमिट्स रखते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पास करते हैं, तो वैल्यूज़ बहुत केयरफुली रखिए। चलिए विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि ये पूरा का पूरा मॉड्यूल प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज, प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक www.magnetbrains.com पर अरेंज्ड है, और इसे आप वहीं पर जाकर, आई होप यू नो दैट हम ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यानी एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट 100% फ्री ऑनलाइन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और हम काफ़ी सारे अलग अलग सेगमेंट्स में सारी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ही आप magnetbrains.com पर जाएंगे, जैसे ही आप IIT JEE सेक्शन पर क्लिक करेंगे, IIT JEE सेक्शन पर क्लिक करते ही आपको ये सारे सेगमेंट्स ओपन हो जाएंगे। ये रहा आपका किल शॉट प्रोग्राम, और ये सारे ईयर लॉन्ग प्रोग्राम जो भी हमारे चल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं। जिस भी प्रोग्राम में जिस भी सेगमेंट पर आप क्लिक करेंगे, आप वॉच नाउ पर क्लिक करिए,
वॉच नाउ पर क्लिक करने के बाद ये पूरा का पूरा सेक्शन आपके सामने प्रॉपर्ली ओपन हो जाएगा। तो यूट्यूब पे तो आप डेफिनेटली देख ही रहे हैं, मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट का जो चैनल है वहाँ पर आप डेफिनेटली देख रहे हैं, लेकिन वही की वही चीज़ें प्रॉपर्ली रेप्लिकेट होती हैं ऑर्गेनाइज्ड मैनर में यहाँ पर, जहाँ पर आप हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को, हर चैप्टर को डिटेल में प्रॉपर्ली देख सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, जब फाइनली यहाँ पर आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे वो वीडियो प्रॉपर्ली ओपन हो जाएगा और उस वीडियो को फुल स्क्रीन में आप आसानी से यहीं पर कन्वीनियंटली देख सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, यही सारी सेम चीज़ें यूट्यूब पर भी रेप्लिकेट हो रही हैं। तो इन सारी बातों का एक आसान सा मतलब है कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो चैनल है, जो प्लेटफॉर्म है, एक 100% ऑनलाइन फ्री क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाता है। आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को, इन वीडियोस को लाइक करिए ताकि वी फील अप्रिशिएटेड। नॉट जस्ट दैट, इन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी अपडेट्स या नोटिफिकेशंस आ रहे हैं आपको टाइमली मिलते रहें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल को अवेल कर पाएँ। With that, we are calling it a day. Thank you so much.